बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इंदिन आबिद है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इंचार्ज काम कर रहा हूँ मेल इनफर्टिलिटी एट किडनी सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स। और 2017 से हमारा ये यूनिट इस्टेब्लिश हुआ है। आज मैं बात करूँगा बांझपन के हवाले से। तो पहले भी मैंने वीडियोस वो बनाई हुई है इस पे, लेकिन वक्तन फ़वक्तन कुछ अपडेट्स आते हैं उस पे, तो इस हवाले से मैं ये नई वीडियो बना रहा हूँ। हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं उस पर सेक्सुअल डिस्फंक्शन के हवाले से। एक तो बांझपन है, दूसरा मर्दाना कमज़ोरी या टाइमिंग का कम होना या दांत का मसला। इस तरह और भी अनकंज्यूमेटेड मैरिजेस होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने आइंदा आने वाले नस्लों को सेक्सुअली एजुकेट करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी जो गलत फहमियाँ हैं वो हमारे माशरे में बिल्कुल इस तरह रच बस गई है कि उनको मतलब इस तरीके से लोग ऐसे पेश कर रहे हैं कि वो बीमारियां होती है, हालांकि वो बीमारियां नहीं होती। तो सेक्सुअल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कम्युनिटी की और बहैसियत मतलब हमें चाहिए कि कम्युनिटी को एजुकेट करें। एक दूसरा मिथ है जो हमारे माशरे में बहुत आम है कि जो बांझपन है वो सिर्फ फीमेल में हो सकती है, मेल में भी, क्योंकि मेल में भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये ट्रीटेबल नहीं है। तो इनफर्टिलिटी ट्रीटेबल है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास कई तरह के कई तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो पहले तो ये मैं बता दूं कि बांझपन जो होता है वो सिर्फ मर्द को ट्रीट नहीं करना चाहिए या सिर्फ फीमेल को ट्रीट नहीं करना चाहिए, दोनों को एज अ कपल ट्रीट करना चाहिए। पहली ये ज़रूरी बात ये है। दूसरी बात है कि जो इनफर्टिलिटी दुनिया में और इवन पाकिस्तान में से ज़्यादा दुनिया में 15% ऑफ द कपल्स, जो 15% जोड़े होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, मतलब और इसका जो इसकी जो रेशो है वो आ, बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो जो अगर फ़र्ज़ करो हम 100 कपल्स ले लें इनफर्टाइल कपल, उसमें तकरीबन 20% कपल जो होते हैं उनमें मर्दों में मसाइल होते हैं बांझपन के, और तकरीबन 15% लोगों में फ़ीमेल में मसाइल होते हैं, और 40% लोगों में दोनों मर्द और औरत, मियाँ बीवी दोनों में मसाइल हो सकते हैं। और जो बाकी 25% रह गया, तो उसमें मतलब ना मर्द में कोई ख़ास वजह होती है ना औरत में, दोनों ठीक होते हैं ज़ाहिरन, लेकिन फिर भी उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ये तो परसेंटेज हुआ। अभी जो हमारे पास मर्द आते हैं उनमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हम पहले हिस्ट्री ले लेते हैं, फिर उनके एग्जामिनेशन की चेकअप होती है, उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो सीमेन एनालिसिस कराते हैं। जो मनी का टेस्ट होता है जो जर्सी में देखते हैं कि उनमें फिर 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये जो मनी का टेस्ट है वो तकरीबन 2-3 दिन के वक्फे से करना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ठीक है, फिर उसमें अपने मसाइल होते हैं, वो फिर बाद में किसी वीडियो में हम अलहदा मैं डिस्कस करूँगा कि सीम एनालिसिस को एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह क्या मसाइल हो सकते हैं उसमें। लेकिन 3-4 चीज़ें, एक तो जो मनी की मकदार होती है, दूसरी उसमें जरासीम की मकदार कितनी है, तीसरी कि उसमें जो जो स्पर्म है उसकी मोटेलिटी कितनी है, कि वो कित हरकत उनकी कैसी है, और जो चौथी इम्पोर्टेंट बात होती है वो है उसमें कि उसकी शेप कैसी है, स्पर्म की शेप, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें फिर पस सेल्स का होना। ठीक है। तो मनी का टेस्ट जो होता है वो 1 घंटे के अंदर अंदर लेबॉर्ट्री तक पहुंचाना चाहिए, और ये हर लेबॉर्ट्री से नहीं करनी चाहिए, ऐसी लेबॉर्ट्री से करनी चाहिए जो रिकमेंडेड हो इसके लिए, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें सिम एनालिसिस में। ये मतलब
कोई उसे उठा के ले आता है गांव की किसी लेबॉर्ट्री से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसे अथेंटिक लैब से कराई जाए। ठीक है। और जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन होती है वो है स्क्रोटल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, कि टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेरिकोसील वगैरह तो नहीं है, टेस्टिकुलर साइज ठीक है नहीं है ठीक। ठीक है। तो फिर जब हम उसको सीमन को देखते हैं तो उसमें तो या स्पर्म होते हैं या नहीं होते। अगर स्पर्म होते हैं तो उसकी क्वालिटी को चेक कर देते हैं, फिर मेडिसिन वगैरह लिख देते हैं। और अगर स्पर्म ना हो तो उसमें फिर हार्मोन्स टेस्ट कराते हैं। हार्मोन से और टेस्टिकुलर साइज से हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को जब जब स्पर्म ना हो तो उसे इस प्रोसेस उसको इस बीमारी को कहते हैं एजोस्पर्मिया। तो फिर हम पेशेंट को चेक करते हैं कि आया उसमें स्पर्म क्यों नहीं है, उसकी वजह। दो किस्म के एजोस्पर्मिया के दो किस्म होते हैं। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टेड एजोस्पर्मिया, दूसरी होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टेड एजोस्पर्मिया ऐसे कहते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं उसमें स्पर्म होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता बंद होता है। ठीक है। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया इसे कहते हैं कि टेस्टिस में या तो स्पर्म है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, या बहुत कम है, वो बाहर नहीं आ सकते। तो फिर उसके नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के अपनी वजूहात हैं। अच्छा, जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है उसमें फिर हम माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। मैं आपको उससे एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें। ये टेस्टिस है, इसमें यहाँ पर स्पर्म बनते हैं और एपिडिडिमिस में फिर स्पर्म मेच्योर होते हैं। फिर यहाँ से वास डिफरेंस कहते हैं इसे, यहाँ से स्पर्म फिर ट्रांसफ़र करते हैं यूरिथ्रा में, पेशाब की नाली में। ठीक है। तो ये बेसिकली ये प्रोसेस होता है। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया होता है, स्पर्म तो टेस्टिस में मौजूद होते हैं, लेकिन वो एपिडिडिमस वगैरह या वास जो है ये नाली यहाँ पर नहीं पहुँचते। तो इसके लिए फिर हम देखते हैं, पहले स्पर्म से पानी ले लेते हैं, ये टेस्टिस से पानी ले लेते हैं, जैसे कहते हैं टीसा, या उसकी बायोप्सी करते हैं। ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर कितना स्पर्म स्पर्म मौजूद है। उसके बाद फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, जैसे माइक्रो वेजोग्राफी कहते हैं और माइक्रोस्कोपिक वेजो एपिडिडोमोस्टोमी भी बोलते हैं। ठीक है। ये इंतहाई बारीक काम होता है, इंतहाई बारीक सूचर से हम करते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो उसके फिर रिजल्ट जो होते हैं वो 70 to 80% होते हैं। ठीक है। और एक होते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, कि स्पर्म यहाँ पर या तो है नहीं टेस्टिस में या बहुत कम है। तो इसके लिए फिर हम माइक्रो टीसी का तरीका होता है। ठीक है। उससे हम फिर स्पर्म निकाल लेते हैं और फिर उससे एक्सी कर लेते हैं। एक्सी जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक तरीका कार होता है, जिसे आम अल्फाज में हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ठीक है। तो उसकी सर्जरीज हो सकती है उसकी। अच्छा, अभी जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया है उसमें अगर स्मॉल साइज टेस्टिस हो तो उसमें अभी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आ गई है, जो पाकिस्तान में अभी इतनी तो वो नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से उसमें इतना हो सकेगा कि इंशाल्लाह या तो स्पर्म आना शुरू हो जाते हैं, या इतना हो जाता है कि स्पर्म उसके टेस्टिस के अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मतलब इनफर्टिलिटी की हर किस्म की बीमारी, हर किस्म जो भी किस्म हो, इंशाल्लाह अभी मतलब वो ट्रीटेबल है, और इंशाल्लाह इस पे रिसर्च हो भी रहा है। बात हमारे लोगों में बहुत कॉमन है कि मर्द समझता है कि मैं सेक्सुअली ठीक हूँ, मैं मतलब सेक्सुअली सही परफॉर्म कर रहा हूँ, एरेक्शन का कोई मसला नहीं है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला नहीं है, तो मैं ठीक हूँ और मैं टेस्ट नहीं परफॉर्म करूँगा। नहीं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस इज समथिंग एल्स, वो अलग बात है, और इनफर्टिलिटी अलग बात है। अक्सर लोग वो सेक्सुअली हेल्दी होते हैं, लेकिन उनमें इनफर्टिलिटी एजोस्पर्मिक होते हैं, उनमें स्पर्म होते ही नहीं है। तो ये अलग बात है। इस तरह फीमेल फैक्टर्स भी हैं, उसमें देखते हैं
ओवरीज को देखते हैं, उसके यूट्रस जो बच्चेदानी होती है वो भी देखते हैं हम, उसके साइकिल को देखते हैं, उसके हार्मोन्स को देखते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक फिर फीमेल का भी इलाज होता है। तो उनके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, फिर मुख्तलिफ इलाज होते हैं। तो वो उसमें फिर वो जो इनफर्टिलिटी की रिलेटेड स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट होती है उनके पास फिर जाना पड़ता है। और ये जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है, दिस इज़ अ टीम वर्क। मतलब सिर्फ एंड्रोलॉजिस्ट या सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट या सिर्फ लैब या अल्ट्रासाउंड वाले इसका इलाज नहीं करते, इज़ अ टीम वर्क। उसमें आपके मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो एंड्रोलॉजिस्ट कहलाता है, फीमेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट होती है, इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट होती है, वो अल्ट्रासाउंड करती है फिर बताते हैं, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। और जो लेबॉर्ट्री पैथोलॉजिस्ट होता है। तो ये सारा मिला के एक टीम वर्क का नाम है। इसके इलाज का अभी जो मतलब रिसेंटली बहुत सारे नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी के कपल्स को मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये मैसेज है कि वो होपफुल रहें, होपलेस ना हो। तो इंशाल्लाह उसकी इलाज मुख्तलिफ़ किस्म की इलाज आ रही है, मतलब महीनों और सालों के हिसाब से।